when we say personal trainer, personal coach, that personal words comes with lot of responsibility. हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होता है, उनके लिए अच्छा सोचना और उनको किसी भी तरीके से और ज्यादा एक्टिव और फ्रेश इंसान बनाना. That matters the most. और ये बात हर किसी को समझनी चाहिए. कंसिस्टेंसी, गुड डाइट एंड अ गुड माइंडसेट. सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को प्रेफरेंस देता हूँ, दैट इज ये शॉर्टकट्स ले रहे हैं, उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि दे आर चूजिंग द मोस्ट बैड ऑप्शन फॉर देमसेल्फ. बिकॉज अगर आप एक अच्छे कोच की बात करेंगे, उसको किसी को भी ट्रांसफॉर्म करने में एटलीस्ट 4 महीने, 3 से 4 महीने लगते हैं. लेकिन अगर किसी को ओवरनाइट सक्सेस दिखाना है अपना, कि मैंने अपने क्लाइंट को 20 किलो या 15 किलो एक महीने में लॉस करा दिया, दे मिसगाइड दैट. कंगना के साथ में जितना भी काम किया वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, अच्छा टाइम था और बहुत चैलेंजिंग भी था. जब से मैंने ज्वाइन किया, हर मूवी एक अलग पैटर्न में बनी है. उनका कैरेक्टर हर बार एक अलग डिमांड के साथ में आया. कोई एक्टर था जो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता था, बट आपने उसको मना कर दिया. एक्टर को मैंने मना नहीं किया. तो मैं जान सकती हूँ वो एक्टर कौन था? सबसे ज्यादा डेडिकेटेड क्लाइंट कौन है? डेडिकेटेड सबसे ज्यादा. एक सेशन तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैं हंस के लोटपोट हो गया था, बिकॉज शी स्टार्टेड डूइंग द मिमिक्री ऑफ लॉट मेनी एक्टर्स, या बॉलीवुड एंड इवन हॉलीवुड. ऐसा एक कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं. अगर मेरा क्लाइंट को रिजल्ट आ रहे हैं, उसने अगर सिर्फ इतना भी बोल दिया आज वर्कआउट के बाद मजा आया, आई एम डन एंड सॉर्टेड, मेरा दिन बन गया. तो लोग कहते हैं कि अगर 2 घंटे से ज्यादा कर लिया तो बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाएगी. बिल्कुल भी नहीं. आई कैन गारंटी यू उसका हार्ट रेट 65 से नीचे आएगा. आज जो आपकी सिचुएशन है, जो आज आपकी कंडीशन है, अगर आप फिटनेस और हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कल आपकी सिचुएशन और कंडीशंस वर्स ही होने वाली है. आजकल के टाइम में अगर कोई फिट है और हेल्दी है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खासकर मेट्रो सिटीज में जहाँ पे लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता. लेकिन फिर भी थोड़ी अवेयरनेस है कि लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ को पतला होना है तो कुछ को मोटा होना है. बट द प्रॉब्लम इज के सही तरीका क्या है, वर्कआउट करने का सही तरीका क्या है, डाइट लेने का सही तरीका क्या है, या जो लोग शॉर्ट टर्म्स लेते हैं वो ठीक है या नहीं है. इन्हीं सब पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी फिटनेस कोच योगेश भटेजा. योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू फॉर आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जो कॉमन लोग हैं उन तक उन चीजों को, जो कंफ्यूजन है उनमें, वर्कआउट को लेके कंफ्यूजन है, डाइट को लेके कंफ्यूजन है, या बहुत सारे मिथ है जिसको लोग सोचते हैं कि ये हमें फॉलो करना चाहिए, उन सब पे आज हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार सही चीज क्या है. तो योगेश, सबसे पहले मैं आपसे ये एक बहुत मेरा कॉमन क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों में क्या है फिटनेस को लेकर? गलतफहमी सबसे ज्यादा बड़ी अगर देखी जाए, एक नहीं है, बहुत सारी है. हर किसी को लगता है कि आप अगर आज जिम जाएंगे और कल वर्कआउट छोड़ देंगे तो परसों आपकी बॉडी आज से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. पहली बात तो आपने वो चीज जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड कर रही है, आप वो चीज छोड़ेंगे क्यों? अगर आपको उससे बेनिफिट्स हो रहे हैं, आपको उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो उसको छोड़ने का कोई भी कारण क्यों आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, पहली चीज. और आज जो आपकी सिचुएशन है, जो आज आपकी कंडीशन है, अगर आप फिटनेस और हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कल आपकी सिचुएशन और कंडीशंस वर्स ही होने वाली है. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एजिंग, इट्स अ विशियस सर्कल और हम सब उसका पार्ट है. तो हम धीरे धीरे एज हो रहे हैं, वहां पर हमारी जिम्मेदारी अपने लिए और अपनी बॉडी के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है. और उसको फिट और मेंटेन करने के लिए अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा वर्कआउट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट. तो अभी जैसे आपने डाइट की बात की, तो उसी से मैं आपसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन एक और पूछूंगी कि सुबह उठते ही हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए, क्योंकि लोगों में बहुत कंफ्यूजन है. कोई कहते हैं कि सीधे डायरेक्टली कॉफी ले लो एनर्जी बूस्ट करने के लिए, कुछ कहते हैं खजूर ले लो, तो कुछ अलग अलग तरह की चीजें. तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सुबह उठते ही सबसे पहली जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो हमारी बॉडी के लिए है वाटर. क्योंकि इतनी प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग जो हमारी होती है, जो हम 9 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा जो भी हम सोकर उठे हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर डिप्लीट होता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है. उस टाइम पर सबसे पहली चीज जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट में होनी चाहिए वो है वाटर. 1 घंटे जो फर्स्ट 1 आवर है उसमें आप सिर्फ वाटर इनटेक करिए, अपने सिस्टम को स्टार्ट होने दीजिए.
खजूर इज नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट योर डे, क्योंकि वो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है बिकॉज ऑफ द सुक्रोज अवेलेबल। ये सब गलत है कि खजूर खाओगे तो बहुत अच्छा है, आपको एम्प्टी स्टमक खजूर लेना है तो उसमें बहुत सारे बेनिफिशियल्स आपको होंगे। बिल्कुल भी नहीं, कंप्लीटली रॉन्ग। बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जो बहुत ज्यादा स्पीडी वे में बॉडी में डाइल्यूट हो जाए इन योर फर्स्ट मील। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आपकी पहली मील में प्रोटीन और फैट्स का रेशियो ज्यादा हो, ना कि कार्ब्स का या फिर किसी भी टाइप का फ्रूट। जो कई कई बार मैंने ऐसा सुना है कि लोग प्रेफर करते हैं कि उठते ही फ्रूट खाना है। राइट। सबसे गलत है। बिल्कुल सबसे भी गलत है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका फर्स्ट मील कंप्लीट हो समझ में आता है, लेकिन आपका फर्स्ट जो भी चीज आपकी बॉडी में जा रही है वो किसी भी तरीके से फ्रुक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बेस्ट ऑप्शन? देखिए, बेस्ट ऑप्शन में तो आप बहुत स्मूथली अगर अपना दिन स्टार्ट करना चाहते हैं और हेल्थी वे में करना चाहते हैं तो आप आंवला और एलोवेरा मिक्स एक जूस ले सकते हैं, उस या फिर सेलेरी जूस ले सकते हैं। यहां से आप अपना दिन स्टार्ट करिए। उसके बाद बहुत अच्छा सा आपका एक ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जैसा हमारे घर में हम लोग, जैसा नॉर्थ की अगर बात की जाए, लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। अगर आप नाचनी की रोटी खा लेते हैं या बेसन का चीला खा लेते हैं या बेसन का पूड़ा कहते हैं, वो खा लेते हैं, नथिंग लाइक इट। आपको वहां से कार्ब्स मिल जाते हैं, कैलोरीज मिल जाते हैं, साथ में आप उसमें प्रोटीन ऐड करने के लिए जो लोग वेजिटेरियन है वो स्प्राउट्स खा सकते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं आप एग्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो वेस्टर्न कल्चर कहता है कि आप वहां पर चिकन के जो स्लाइसेस होते हैं वो तक भी ब्रेकफास्ट में लेते हैं। अच्छा योगेश, एक चीज और, जब हमने ये ब्रेकफास्ट की बात की कि हमें सुबह उठते क्या क्या खाना चाहिए, तो बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पानी में नींबू स्क्वीज करते हैं, गर्म पानी में पीते हैं, या फिर वो एप्पल साइडर विनेगर आता है तो उसको पिया जाता है। तो क्या सच में वो हेल्दी है या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोगों को बहुत बेनिफिट होते हैं व्हेन इट कम्स टू फैट मेटाबॉलिज्म, आपको बेनिफिट होते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि उनको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ एप्पल साइडर विनेगर या लेमन वाटर जो आप पीते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन है, जिन लोगों को सूट कर रहा है आप ले लीजिए। अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा, बेस्ट ऑप्शन है मेरी नजर में एलोवेरा और आंवला जूस का मिक्स, आप वो लीजिए, दैट स्मॉल आंवला शॉट, आपके लिए वो सबसे ज्यादा वन बेनिफिशियल। मोर थिंग, बहुत लोग ऑयल पुलिंग करते हैं, वो कितना बेनिफिट है उससे? बहुत बहुत बेनिफिशियल है फॉर योर टीथ एनामल। आपका जितने भी बैड बैक्टीरियाज आपका ओवरनाइट आपके माउथ में रह जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एट सम पॉइंट इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑल्सो। ओके। तो कर सकते हैं, कोई भी किसी भी हद तक इसका नुकसान नहीं है। ओके। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, और कोई भी इसको यूज कर सकता है। सी, ऑयल पूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कर सकता है। एक अच्छा कोकोनट ऑयल आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी ये एप्पल साइडर विनेगर एंड लेमन जूस, ये जैसा मैंने कहा, बिकॉज दीज आर एसिडिक, तो कई लोगों को परेशानी होती है। तो जैसा आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करिए, 1 या 2 दिन ट्राई करिए, आपको समझ में आ जाएगा इट्स वर्किंग फॉर यू और नो। अगर वर्क कर रहा है प्लीज गो ऑन, नहीं कर रहा प्लीज छोड़ दीजिए। ओके ओके, ठीक है। अब चलिए फिटनेस पे आते हैं। हर इंसान के लिए एक कॉमन फिटनेस प्लान, अगर फॉर एग्जाम्पल आजकल लोग बहुत बिजी है, हर दिन जिम नहीं जा पाते, कुछ लोग होते कि उन्हें घर में ही वर्कआउट करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? लाइक 3 or 4 एक्सरसाइज समथिंग जो वो अपने घर में कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी एक्सरसाइज है और जब घर की बात आती है तो आप घर का काम भी कर लेंगे ना, आपकी एक्सरसाइज हो गई, जो आज की डेट में हम लोग नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ आवर कमिटमेंट टूवर्ड्स आवर फैमिली एंड फॉर टूवर्ड्स आवर प्रोफेशन। लेकिन अगर आपको घर का काम करने में इंटरेस्ट नहीं है या टाइम नहीं है तो बहुत बेसिक सी आपकी मूवमेंट्स हैं, हर मसल को आप मूव करिए। जैसे आप अगर हेड टू टो शुरू करें, आप हेड रोटेशन, आर्म रोटेशन, ट्रंक रोटेशन, टो टचेस, लेग स्विंग्स, क्वाड स्ट्रेच, ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे तो आप ज्यादा फंक्शनल रहेंगे। अगर स्ट्रेंथनिंग की बात की जाए तो कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए आप प्लैंक कर सकते हैं, ग्लूट ब्रिजेस कर सकते हैं। अगर आपकी स्पाइन अलाइनमेंट की बात की जाए तो आप कैट काउ कर सकते हैं, बर्ड डॉग कर सकते हैं, टी स्पाइन रोटेशन कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके नंबर्स और इस अपनी वर्कआउट रूटीन की टेंशन को और फ्रीक्वेंसी को
बढ़ा सकते हैं। ओके योगेश, एक चीज कही जाती है कि अगर हम वर्कआउट करते हैं जिम में जाके, तो जो हमारा प्लान है, जो हमारा स्केड्यूल है वर्कआउट का, वो हमें 3 to 2 months में चेंज करना चाहिए। जो कहा जाता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट बहुत कम होगा। तो इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। ओके। और 2 से 3 महीना जो आपने कहा, ये बहुत बड़ी नंबर्स हैं, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। इतने में मोस्टली लोगों का प्लेटो हिट हो जाता है, क्योंकि जो पर्टिकुलर नंबर्स, चाहे वो वेट के हों, चाहे रेपिटेशन के हों, चाहे सेट के हों, या आपके रेस्टिंग टाइम पीरियड के हों, अगर वो सेम रखेंगे तो आपको 1 महीने बाद रिजल्ट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। व्हाट आई प्रेफर, आपको हर 21 डेज में अपने बॉडी को, अपने रूटीन को इवेल्युएट करना चाहिए टू अचीव अ बेटर लेवल। आप 21 डेज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए। मॉडिफिकेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे आप रिप रेंज बढ़ा दीजिए, चाहे आप वेट रेंज बढ़ा दीजिए, सेट नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा दीजिए, या फिर आप जो आपका रेस्ट टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग बना लीजिए। तो आप कहीं ना कहीं पूरे रूटीन को अपनी बॉडी के लिए चैलेंजिंग बना रहे हैं और बॉडी यूज टू नहीं हो रही है। ओके योगेश, एक चीज और के फीमेल्स, जब फीमेल्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले उनके मन में एक डर आता है कि यार अगर मैं डंबल उठाऊंगी तो मेरी लड़कों जैसी बॉडी हो जाएगी, जो आपने बहुत फेस किया होगा, बहुत क्लाइंट्स आपको बोलते होंगे। तो क्या ये वाकई में होता है कि अगर हाँ हम हैवी लिफ्टिंग करेंगे तो हमारे लड़कों जैसे बाइसेप ट्राइसेप्स एंड ऑल ये सब हो जाएंगे, और बस मिथ है? देखिए, आई विश ऐसा होता, ओके। बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, उनके पास वो हॉर्मोन्स उस लेवल पर है ही नहीं। उनकी बॉडी उतना ज्यादा उस जो हार्मोन है उसको जनरेट ही नहीं कर रही है, एंड दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, जो एक मेजर इंग्रेडिएंट है टू बिल्ड मसल। वो उतना ज्यादा एक मेल की बॉडी में अराउंड 6 to 8 mg पर डे बनता है, और फीमेल्स की बॉडी में उतना भी नहीं बनता है। तो वो अचीव नहीं कर सकते। वो क्या कर सकते हैं, वो जितना मसल उनकी बॉडी में है उसको और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। और जब वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या किसी भी चैलेंजिंग रूटीन को फॉलो करते हैं, तो वो अपनी बॉडी से फैट्स का रेशियो ड्रॉप करते हैं और अपने बोन्स को भी सिक्योर करते हैं, सेव करते हैं। बिकॉज आफ्टर 30 हमारी बॉडी, फीमेल्स की स्पेशली, कैल्सिफिकेशन कम कर देती है। फीमेल्स की बॉडी की बोन डेंसिटी वीक होती जाती है, जो कि हम मेंटेन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो क्या मेल और फीमेल का वर्कआउट जो स्केड्यूल होता है वो सेम रहता है या फिर कुछ चेंज होता है? देखिए, वर्कआउट का हमेशा और वर्कआउट करने का जो तरीका होता है? मोस्टली सेम होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा चैलेंजिंग वर्कआउट मेल के लिए बना सकते हैं, उतना ही चैलेंजिंग आप फीमेल के लिए भी बनाइए। फर्क कहाँ आएगा, वेट जब चूज करने की बारी आएगी, बिकॉज स्ट्रेंथ में फर्क रहता है, उसमें फर्क आ सकता है। अदरवाइज उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी, उसी लेवल की इंटेंसिटी आप अपने फीमेल क्लाइंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके क्योंकि वैसे भी आजकल तो फीमेल्स भी कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। 200% ज्यादा ही आगे चल रही हैं, हम लोग पीछे हैं। अभी हमें कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, एक चीज और कि फीमेल्स को, ये मुझे भी एक्चुअली कंफ्यूजन है और बहुत से लोगों को होगी, कि कहा जाता है कि पीरियड्स में ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए और स्टार्टिंग के 2 to 3 days बिल्कुल स्किप करना चाहिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते आ रहे हैं, समझिएगा अपने आपको आज 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं, और अगर आपका जो फ्लो है वो नॉर्मल है, आपको कोई बॉडी एक और पेन ज्यादा नहीं है, आपकी सिचुएशन कुछ भी ऐसी नहीं है जिसमें आपको ज्यादा थकान फील हो रही है, तो आप जाइए। पहले दिन भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, लास्ट डे भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हम स्पेसिफिसिटी रखते हैं इस चीज में कि लेग का वर्कआउट हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, हेड स्टैंड को हम अवॉइड करते हैं, कोर वर्कआउट बहुत लिमिटेड करवाते हैं, क्रंचेस जैसी चीज नहीं कराते हैं। आप प्लैंक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हैवी अगर लिफ्टिंग नहीं करनी है। बिल्कुल, और वो भी फर्स्ट और सेकेंड डे होता है मोस्टली। लेकिन अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, आपका वर्कआउट की वजह से कई बार कई लोगों को पेन बढ़ भी जाता है, मोस्टली तो पेन कम होता है, रिलीफ मिलता है, बट कुछ केसेस में पेन बढ़ भी जाता है, तब आप रेस्ट ले लीजिए। अगर आपका फ्लो बढ़ रहा है, आप रेस्ट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 2 दिन की बात होती है। थर्ड डे से तो मोस्टली फीमेल्स फील कंफर्टेबल वर्किंग आउट। ओके अच्छा, वर्कआउट जो लोग करते हैं उनको एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है स्टिफनेस। स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है कि ठीक है आज यहाँ स्टिफनेस है, अभी यहाँ स्टिफनेस है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, लोग क्या करते हैं, थेरेपीज लेते हैं, मसाज कराते हैं, तो क्या ये सब बेस्ट है या फिर इससे हटके भी हम कुछ कर सकते हैं? मतलब लास्ट ऑप्शन ये है कि हमें थेरेपी। ये लास्ट ऑप्शन है, लोगों ने इसको फर्स्ट ऑप्शन बना लिया है।
देखिए, अगर आप एक अच्छा वार्म अप कर रहे हैं वर्कआउट से पहले और आपके अच्छे वर्कआउट के बाद जहां आपने अपने जी जान लगाकर अपना वर्कआउट खत्म किया है, उसके बाद एटलीस्ट 10 मिनट दीजिए अपने कूल डाउन को, जिसमें आप अपने उन मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने ब्लड फ्लो को ईज डाउन कर रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर को सेटल डाउन कर रहे हैं और उन मसल्स को ओपन अप कर रहे हैं जिनको आपने ट्रेन किया है। तो आपको ये एक्स एंड पेन्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जो स्टिफनेस आती है जिसकी वजह से हमारी रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज होती है, उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। इनफैक्ट आपका रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो जाता है। तो सिर्फ एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका कूल डाउन। दैट मैटर्स द मोस्ट इफ यू वांट टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड वांट टू बी पेन फ्री। ओके अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो ये वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद इम्पोर्टेंट है करना, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ वर्कआउट के बाद करते हैं? नहीं नहीं, आपको सी दो टाइप के स्ट्रेचेस होते हैं, वार्म अप स्ट्रेच होता है, कूल डाउन होता है, थोड़े से अलग होते हैं। जो हमारा कूल डाउन स्ट्रेच होता है उसमें हमारा प्रेफरेंस रहता है जिस भी मसल को हम स्ट्रेच कर रहे हैं एटलीस्ट उस मसल को मैक्सिमम स्ट्रेच करने के बाद वी आर होल्डिंग दैट मसल देन एंड देयर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स टू गेट ओपनड अप। लेकिन जब हम वार्म अप कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट होता है कि उस मसल को मूव करने की वजह से वहां ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाए और हमारा मसल इतना ज्यादा प्रिपेयर हो जाए कि अब ये एक अच्छी एक्टिव और अग्रेसिव वर्कआउट रूटीन को फेस कर पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या कि जिम में जाते ही सबसे पहले आपको 15 मिनट की ट्रेडमिल करनी है, फिर क्रॉस ट्रेनर करना है, फिर उसके बाद वर्कआउट करना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपका सी आपको पता होना चाहिए कि आप जिम में जा रहे हैं तो आपका जो गोल है वो किस प्रोसेस से अचीव होगा। मैक्सिमम आपका फोकस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे होना चाहिए। कार्डियो जो फर्स्ट 10 मिनट्स का होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप जिम में आए हैं, आप बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप को कट ऑफ करने में टाइम लेते हैं, आप अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उस दुनिया से जहां से आए हैं उसको वहीं पीछे छोड़ना चाहते हैं। वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे कमिटमेंट्स, उन सब जोन से बाहर आके इस जोन में जाना चाहते हैं। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म, नाउ आई एम गोइंग टू फेस दिस चैलेंज ऑफ लिफ्टिंग दिस काइंड ऑफ वेट, तो वो 10 मिनट्स उसके होते हैं। एटमॉस्फेयर में खुद को ढालने के लिए। यस, यू आर मोटिवेटिंग योरसेल्फ, यू आर बीइंग इन दैट जोन। जो एक अच्छा कार्डियो सेशन है वो मोस्टली पोस्ट वर्कआउट होता है, वो कभी भी प्री वर्कआउट नहीं होता है। तो अगर आपका टारगेट है कि आज मुझे इतनी कैलोरीज कार्डियो के थ्रू बर्न करनी है, जो भी आपका प्रोग्राम है, तो वो पोस्ट वर्कआउट होना चाहिए। आइडियली मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है तो 4 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए और 2 दिन आप अपने कार्डियो और कोर को दे दीजिए मतलब स्पेसिफिकली। जरूरी नहीं कि हमें हर दिन 30-40 मिनट्स कार्डियो करना ही करना नहीं, है। कोई जरूरत नहीं है इतना। अगर आप कर रहे हैं तो या तो आपका वेट ज्यादा है और आपका गोल फैट लॉस है, तो जो भी आपने कैलोरीज बर्न करने का प्लान किया है वो सिर्फ आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नहीं हो रही है, या आप उस लेवल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक मॉडरेट, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हैं फॉर 15 to 20 मिनट्स। बट उससे ज्यादा पुश मत करिए, क्योंकि उस दिन आपने उस मसल को जिसको ट्रेन किया है वहां कहीं ना कहीं मसल वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो बेटर है ट्रेन योर मसल्स एंड मेक श्योर आप एक दिन में एक मसल को नहीं ट्रेन करेंगे, आप एटलीस्ट 2 मसल्स को ट्रेन कर रहे ट्रेन हैं। करना है 2 मसल्स को। अच्छा अच्छा, क्योंकि आप सेलिब्रिटीज को भी ट्रेन करते हैं, तो उनको ट्रेन करना कितना अलग होता है कॉमन लोगों से? देखिए, हर किसी के ना चैलेंजेस अलग हैं, चाहे वो सेलेब्स हों चाहे वो नॉर्मल इंसान हो। नॉर्मल इंसान को अपनी सारी चीजों का खुद ध्यान रखना, उनके वो चैलेंजेस हैं, उनकी कमिटमेंट्स हैं, उनको उनके पास टाइम की कमी है। एक्टर्स का अपना रहता है, उनकी कमिटमेंट्स थोड़ा डिफरेंट रहती हैं, उनको अपीयरेंसेस के लिए जाना है, उन्हें एक स्पेसिफिक लुक में रहना है, क्योंकि बाहर निकलते ही लोग उनको जज करने लगते हैं, जो कि जनरली होता है। पेपराजीज तैयार होते हैं उनकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, सो दे हैव टू बी ऑल द टाइम अब लुक, दे शुड लुक अप टू डेट। ये उनका प्रॉब्लम एक है। तो उनके चैलेंजेस उसको लेकर ज्यादा होते हैं कि आप ज्यादा नहीं खा सकते। हम लोग कई बार कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं जहां पर अब हम बाउंड हैं कि थोड़े टाइम के लिए मुझे अपने एक्टर को वेट गेन कराना है, लेकिन अब उसमें कंडीशन क्या आ जाती है, आप जैसे ही बाहर जाएंगे लोगों को ये लगेगा कि ये तो आउट ऑफ शेप हो गए, क्योंकि इनका फेस बड़ा हो गया, इनकी बॉडी थोड़ा सा गेन कर गई है। तो इस टाइप की बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि अगर हमें गेन भी कराना है तो वो किस टाइप का गेन होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं लोगों की नजर से बच जाए। अच्छा, आपने अभी बात ये कही कि कुछ टाइम के लिए आपको वेट गेन भी कराना पड़ जाता है कभी कभी। Yeah. तो बहुत से एक्टर्स हैं जैसे कि सलमान, आमिर और भी भूमि
बहुत सारे हैं जिन्होंने कुछ टाइम के लिए पहले वेट गेन किया एंड देन फिर लॉस किया। तो ये ह्यूमन बॉडी पे कितना इफेक्ट होता है इसको, क्योंकि इट्स नॉट नेचुरल कि आप एकदम से गेन कर रहे हो और फिर लॉस कर रहे हो, तो ये कितना साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके? देखिए, अगर जो प्रोग्रेशन है, वो जो भी हमारा गोल है, वो अगर थोड़ा सा भी लॉजिकल है और प्लान्ड है, उसके इंग्रेडिएंट्स, व्हेन आई से इंग्रेडिएंट्स, उनका टाइम पीरियड ऑफ वर्कआउट, कैलोरिक स्ट्रक्चर, सप्लीमेंटेशन, रेस्टिंग टाइम पीरियड, सब कुछ अगर प्लान्ड है और बहुत स्मूथ है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रास्टिक मांगते हैं तो यस, कहीं ना कहीं ड्रास्टिक चेंजेस में प्रॉब्लम आती है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों को फिर भी करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि आप प्रोजेक्ट नहीं लूज करना चाहते, और प्रोजेक्ट में बहुत लोगों का पैसा और इन्वॉल्वमेंट होता है। जो डेट्स आपकी हैं वही डेट्स किसी और को भी मिली होती हैं, तो वो डेट मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से, हमारी डेडलाइंस की वजह से, हमें कई बार बहुत ज्यादा अनरीजनेबल होना पड़ता है। बट येस, दैट टाइम वी मेक श्योर कि जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो ना आए, और उसके लिए भी we are standing on our toes for our actor all the time. ओके, Yeah. बट हाउ इट्स पॉसिबल कि 1 मंथ के अंदर इतना वेट कम कराना है या 30 डेज के अंदर इतना वेट कम कराना है? तो इट्स लाइक See, हो जाता है, हो जाता लेकिन बिल्कुल हो जाता है, हो जाता है, लेकिन अनरीजनेबल नंबर्स नहीं होते। अगर कोई मुझे बोलता है कि 15 किलो एक महीने में, वो नहीं होगा। 10 किलो भी नहीं होगा। अगर कोई बोल रहा है मैं नहीं कराऊंगा, और मैं वो कराना चाहता भी नहीं। लेकिन अगर आप बात करते हैं 4 kgs 5 kgs की, देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें सपोर्ट कर जाता है, फैट लॉस और वेट लॉस। ये दो बहुत अलग टर्म्स हैं। जब हम वेट लॉस करते हैं ना, ओवरऑल हम श्रिंक करते हैं, ठीक है? तो वहां पर हमारा जो क्लाइंट है वो पतला दिख जाता है, और कपड़ों में नहीं पता चलेगा कि ये सिर्फ फैट लॉस है, या इसके साथ में मसल लॉस भी हुआ है, या इसके साथ में कितना टोटल बॉडी वाटर लॉस हुआ है। तो वो चीजें कैमरा पर हम लोग बचा लेते हैं बिकॉज ऑफ द होल सपोर्ट ऑफ मशीनरी वी हैव। लेकिन अगर कोई इंसान इस गिमिक में फंस जाता है, तो मैं उसको साफ बोलना चाहता हूं, आपका फोकस, मेजर फोकस अगर फिटनेस है, तो आपका टारगेट फैट लॉस होना चाहिए, वेट लॉस नहीं। वेट लॉस नहीं होना चाहिए, मसल गेन करना ही करना मसल गेन करना है, फैट लॉस पर ध्यान देना है। और वो जो वेइंग मशीन आपके घर पर या आपके जिम में है, उसको एटलीस्ट एक महीने में सिर्फ एक बार हेलो करने जाओ, रोज रोज उसके साथ में हेलो हाय मत करिए। या अच्छा योगेश, सेलिब्रिटीज का रूटीन कैसे मैनेज होता है? क्योंकि आई गेस वो बहुत बिजी रहते हैं, 2-2 3-3 दिन तक उनका शूट चलता है, बहुत टाइम ऐसा भी होता होगा कि वो सो नहीं पाते होंगे, तो उस ड्यूरेशन में वो कैसे मैनेज करते हैं अपना वर्कआउट, अपनी डाइट एंड ऑल? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रूटीन है, जैसा आपने कहा कि सो नहीं पाते हैं, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि उनको रेस्ट मिलते ही, जो उनका जब कट होता है और नेक्स्ट शेड्यूल प्लान होने लगता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को प्रेफरेंस देता हूँ, दैट इज़ स्लीप। अगर वर्कआउट नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको जाकर सोना है और 7 घंटे की नींद पूरी करनी है, क्योंकि फिटनेस का ही पार्ट है रिकवरी। अगर आप रिकवरी ही नहीं पूरी तरीके से कर पा रहे हो, तो आपका मसल आप सिर्फ ड्रेन आउट कर रहे हो। और हमारे केस में कैसा होता है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ड्रेन्ड आउट या टायर्ड दिखें, क्योंकि कैमरा 1 सेकंड में पकड़ लेता है कि आप कितने फ्रेश हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने क्रिएटिव हैं, एंड कितना आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, आप रेस्ट करिए, अपनी मील्स पर ध्यान दीजिए। चाहे वो किसी भी टाइप का शूट हो, मेरा ध्यान हमेशा इस चीज़ पर रहता है, जिस भी लोकेशन में हम पहुंचते हैं, कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, फूड आइटम्स क्या अवेलेबल है। और विद गॉड्स ग्रेस, बिकॉज प्लानिंग पहले से ही हम लोग कर लेते हैं, तो उन चीज़ों की प्रॉब्लम मैं होने नहीं देता हूँ। या आपका कैसे मैनेज होता है, आपका रूटीन का क्या? देखिए, अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे क्लाइंट्स का रिजल्ट। तो जितनी भी कमिटमेंट्स हैं, वो पूरी ख़त्म होने के बाद, या बीच में कोई जो ब्रैकेट, जो एक थोड़ा सा गैप मिलता है, उसमें हम लोग अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। और रही डाइट की बात, तो सी इट्स अ प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन गलत खा लिया तो मैं ख़राब हो जाऊंगा, लेकिन बाकी टाइम मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा डाइट ऑन पॉइंट रहे। और अगर नहीं होता है तो सप्लीमेंट्स हमेशा रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, टू कॉम्पनसेट इट, और काम बन जाता है। अच्छा, जब आप डिमोटिवेट होते हो तब आप क्या करते हो? मतलब होता होगा कि आज मेरा मन नहीं है वर्कआउट करने का, तो उस ड्यूरेशन में आप क्या करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो खुद को? देखिए, ऐसा आई डोंट रिमेम्बर लास्ट 6 मंथ्स में हुआ है, लेकिन यस, नहीं होता है।
बिकॉज आई रियली लव माई जॉब, जो भी करता हूँ। अगर मेरा क्लाइंट को रिजल्ट आ रहे हैं, उसने अगर सिर्फ इतना भी बोल दिया आज वर्कआउट के बाद मज़ा आया, आई एम डन एंड सॉर्टेड, मेरा दिन बन गया, मुझे उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और रही बात कि डीमोटिवेशन जैसा वर्ड होता नहीं है, एनर्जीज लो होती हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी एनर्जी पॉजिटिव रहे और एक अच्छे लेवल पर रहे, अदरवाइज मैं छुट्टी ले लेता हूँ। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट में भी ट्रांसफ़र होती है। तो इफ़ एट एनी पॉइंट आई एम नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, मैं अपने क्लाइंट से छुट्टी ले लेता हूँ, मैं उस दिन काम पर नहीं जाता। और कभी किसी ऐसा क्लाइंट ने किया है कि किसी सेलेब ने या एक्टर एक्ट्रेस किसी ने भी, कि आप जाते हैं और बोल दे आज यार योगेश मन नहीं है मेरा वर्कआउट करने का, होता है ऐसा? बहुत होता है, बहुत होता है। उस सिचुएशन में क्या करते हो? कुछ नहीं, वर्कआउट कराते हैं, करा तरीके ढूंढने देते? पड़ते हैं। ओके। बेसिकली कैसा है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो आपका रूटीन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहा, तो फिर साफ सा तरीका है कि यार आप आज ना एक काम करो, सिर्फ 10 मिनट कार्डियो करो और उसके बाद हम स्ट्रेचेस करेंगे, दैट्स इट। तो भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ अचीव किया है, मैंने उनको डी स्ट्रेस किया है। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरा कल का वर्कआउट ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर मैं आज छोड़ देता तो शायद ये कल भी इसी सिचुएशन में होते, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस आज ही गॉट डी स्ट्रेस, उनका कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा सा स्टेपर डाउन हुआ, मुझे पता है कल मैं इनको वापस वर्कआउट करा लूँगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड फॉर देम। लेकिन कई जगह पर जब सिर्फ क्लाइंट इसलिए वर्कआउट नहीं करना चाहता क्योंकि आज उसका मन नहीं है, तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं कई बार उनके साथ में पार्टनर बनकर वर्कआउट करता हूँ कि चलिए साथ में करते हैं, आज कुछ और नया करते हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज उनके सामने कर लेते हैं, हम लोग दिखा देते हैं कि कहीं ना कहीं वो ड्राइव जो है वो चेंज हो जाती है और वो कहते हैं चलो आज ट्राई करते हैं। वी आर अगेन डन एंड सॉर्टेड, क्योंकि आप ना करने वाला इंसान अब कुछ ट्राई करना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रहा है मसल्स को, एंड आई एम ओके। और सेलेब्स का वर्कआउट प्लान किस तरह से आप बनाते हैं? मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, उनके स्केड्यूल पे? उनके स्केड्यूल पर और उनका जो भी कैरेक्टर है, जो उस कैरेक्टर की डिमांड है। आपको लीन दिखना है, आपको बल्की दिखना है, आपको एजेड दिखना है, आपको फ्रेश दिखना है, आपको यंग दिखना है, तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हमारे वर्कआउट पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। फैट लॉस करने का सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आजकल इंडस्ट्री में और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो? सी बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, जैसा कि आज की डेट में GLP-1 सेमाग्लूटाइड, जो आपका मुंजारो और ओजेम्पिक, या तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो कि शायद इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लोगों की। इफ़ यू आर फ्रेश, यू आर एक्टिव, यू आर एबल टू परफॉर्म, इफ़ यू कैन कंट्रोल द डाइट, आई थिंक दैट्स द फाइनेस्ट वे टू बिकम मोर हेल्थियर एंड फिटर। लोग जो ये शॉर्टकट्स ले रहे हैं, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि दे आर चूजिंग द मोस्ट बैड ऑप्शन फॉर देम सेल्फ। बिकॉज ये करता क्या है, ये आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है, आपको भूखा रहने में सपोर्ट करता है, आपको हमेशा फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, जिसकी वजह से आप नहीं खाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर लूजिंग मसल, यू आर लूजिंग ऑल द चार्म फ्रॉम योर फेस, यू आर लूजिंग ऑल द कोलेजन। और भी कोई साइड इफेक्ट होता है वो जो बहुत ज़्यादा डेंजरस? देखिए, आपको अल्सर्स होने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है, आपको नौजिया फील होता है, एक सडन डिप इन एनर्जी रहता है, आपका सैगिंग, स्किन सैगिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर स्टार्विंग द सिस्टम, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन दैट योर बॉडी नीड्स टू सर्वाइव, टू फ्लरिश, टू नरिश, टू रिकवर, टू रिपेयर, टू बिल्ड। वो सब नहीं मिल रहा है, तो एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू लुक एजड। योगेश, ये कैसे पता लगता है कि अच्छा ये ओजेम्पिक करा रखा है और ये नेचुरल है? कुछ भी मत करिए, उसका पास्ट देख लीजिए और प्रेजेंट देख लीजिए, उनका एनर्जी लेवल, उनका बात करने का तरीका, उनका उठने बैठने का तरीका, उनका फेस, अगर वो शाइन कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ एक्चुअली वर्कड ऑन हिज और हर फिटनेस। उन्होंने एक अच्छा डाइट लिया, उन्होंने एक अच्छा वर्कआउट किया है, उन्होंने एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड किया है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप देख लीजिए, वो एजड लग रहे हैं, वो बहुत कर रहे हैं। और आप जज करने के लिए, जैसा मैंने कहा, आप ये चीज़ें देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन। आई वाज लाइक कि उनके पास ट्रेनर्स है, कोच है, अच्छा जिम है, डाइट्स अच्छी है, सब कुछ है, बट फिर भी ड्राइव, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, दैट zeal of getting fitter,
उसकी कमी है। एंड आई फील कि इसमें कहीं ना कहीं जो भी प्रोफेशनल्स हैं, दोज हु आर वर्किंग अराउंड देम, उनकी भी कमी है, क्योंकि दे वांट टू गेट दोज क्लैप्स फॉर देयर वर्क इन अ वेरी ईजियर मैनर। क्योंकि अगर आप एक अच्छे कोच की बात करेंगे, उसको किसी को भी ट्रांसफॉर्म करने में एटलीस्ट 4 महीने, 3 से 4 महीने लगते हैं। लेकिन अगर किसी को ओवरनाइट सक्सेस दिखाना है अपना, कि मैंने अपने क्लाइंट को 20 किलो या 15 किलो एक महीने में लॉस करा दिया, देन दे ट्राई एंड पुश दीज काइंड ऑफ स्टफ, और वो उनकी लाइफ भी खराब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाहवाही के चक्कर में दे मिसगाइड देम। अच्छा, आपने कंगना रनावत के साथ भी काम किया है, उनके साथ काम करना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? सो कंगना के साथ में जितना भी काम किया वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा टाइम था और बहुत चैलेंजिंग भी था। क्योंकि कंगना की जब से मैंने ज्वाइन किया, हर मूवी एक अलग पैटर्न में बनी है। उनका कैरेक्टर हर बार एक अलग डिमांड के साथ में आया, चाहे वो पंगा हो, धाकड़ हो, तेजस हो, थलाईवी हो। तो हर मूवी में उनका बॉडी टाइप, उनका लुक बिल्कुल पिछली वाली से अलग था। तो इसीलिए वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही और बहुत चैलेंजिंग इसलिए रही क्योंकि हमें टाइम कम मिलता था फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन आई एम सेइंग टाइम कम मिलता था, इसका मतलब ही नहीं कि हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 2 महीने में की है। टाइम कम मिलता था का मतलब ये होता है कि आप हमेशा एक इंसान को ऑन हॉट प्लेट रख रहे हो, यार अब ये खत्म, अब ये टास्क चालू, ये टास्क खत्म, अब ये टास्क चालू। तो कहीं ना कहीं एक इंसान मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट भी होता है, इसीलिए वो चैलेंजिंग था। अदरवाइज तो विद गॉड्स ग्रेस हम कभी फेल नहीं हुए, चाहे वो धाकड़ हो या वो थलाईवी हो या पंगा हो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, इन दैट केस आई फील मैं बहुत, इट वाज अ वेरी गुड जर्नी एंड अ गुड एक्सपीरियंस। शी इज़ वेरी ड्रिवन, वेरी प्रोफेशनल। और बेस्ट पार्ट क्या है, उनको पता है इतने साल काम करने के बाद कि अगर उनको ऐसा कैरेक्टर दिखाना है तो उनको ये प्रोसेस में रहना पड़ेगा। इफ़ दे विल चीट, दे आर नॉट गोइंग टू रीच ओवर देयर। तो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स नोज दैट। तो इसीलिए हमारा वो वाला जो जोन है, वो वाला जो पार्ट है, वो थोड़ा सा ईजी रहता है, वो उतना चैलेंजिंग नहीं रहता है। अच्छा, एक जगह मैंने आपका एक इंटरव्यू में सुन रही थी और उसमें आपने एक इंसिडेंट बताया था कि कोई एक्टर था जो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता था, आपकी गाइडेंस में वर्कआउट करना चाहता था, बट आपने उसको मना कर दिया था। तो वो क्या वजह रही थी? देखिए, अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओके। मेरे क्लाइंट्स का रिजल्ट। तो जितनी भी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी ख़त्म होने के बाद, या बीच में कोई जो ब्रैकेट, जो एक एक थोड़ा सा गैप मिलता है, उसमें हम लोग अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। और रही डाइट की बात, तो सी इट्स अ प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन गलत खा लिया तो मैं ख़राब हो जाऊंगा, लेकिन बाकी टाइम मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा डाइट ऑन पॉइंट रहे। और अगर नहीं होता है तो सप्लीमेंट्स हमेशा रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, टू कॉम्पनसेटेड, और काम बन जाता है। अच्छा, जब आप डिमोटिवेट होते हो तब आप क्या करते हो? मतलब होता होगा कि आज मेरा मन नहीं है वर्कआउट करने का, तो उस ड्यूरेशन में आप क्या करते हो? कैसे मोटिवेट करते हो खुद को? देखिए, ऐसा आई डोंट रिमेंबर लास्ट 6 मंथ्स में हुआ है, लेकिन यस, नहीं होता है। बिकॉज आई रियली लव माई जॉब, जो भी करता हूँ। अगर मेरा क्लाइंट को रिजल्ट आ रहे हैं, उसने अगर सिर्फ इतना भी बोल दिया आज वर्कआउट के बाद मज़ा आया, आई एम डन एंड सॉर्टेड, मेरा दिन बन गया, मुझे उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और रही बात कि डीमोटिवेशन जैसा वर्ड होता नहीं है, एनर्जीज लो होती हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी एनर्जी पॉजिटिव रहे और एक अच्छे लेवल पर रहे, अदरवाइज मैं छुट्टी ले लेता हूँ। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट में भी ट्रांसफ़र होती है। तो इफ़ एट एनी पॉइंट आई एम नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, मैं अपने क्लाइंट से छुट्टी ले लेता हूँ, मैं उस दिन काम पर नहीं जाता। और कभी किसी ऐसा क्लाइंट ने किया है कि किसी सेलेब ने या एक्टर एक्ट्रेस किसी ने भी, कि आप जाते हैं और बोल रहे हैं आज यार योगेश मन नहीं है मेरा वर्कआउट करने का, होता है ऐसा? बहुत होता है। उस सिचुएशन में क्या करते हो? कुछ नहीं, वर्कआउट करा देते? ओके। बेसिकली कैसा है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो आपका रूटीन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहा, तो फिर साफ सा तरीका है कि यार आप आज ना एक काम करो, सिर्फ 10 मिनट कार्डियो करो और उसके बाद हम स्ट्रेचेस करेंगे, दैट्स इट। तो भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ अचीव किया है, मैंने उनको डी स्ट्रेस किया है। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरा कल का वर्कआउट ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर मैं आज छोड़ देता तो शायद ये कल भी इसी सिचुएशन में होते, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस आज ही गॉट डी स्ट्रेस, उनका कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा सा टेपर डाउन हुआ, मुझे पता है कल मैं इनको वापस वर्कआउट करा लूंगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड फॉर देम।
लेकिन कई जगह पर जब सिर्फ क्लाइंट इसलिए वर्कआउट नहीं करना चाहता क्योंकि आज उसका मन नहीं है, तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं कई बार उनके साथ में पार्टनर बनकर वर्कआउट करता हूँ कि चलिए साथ में करते हैं, आज कुछ और नया करते हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज उनके सामने कर लेते हैं, हम लोग दिखा देते हैं कि कहीं ना कहीं वो ड्राइव जो है वो चेंज हो जाती है और वो कहते हैं चलो आज ट्राई करते हैं। वी आर अगेन डन एंड सॉर्टेड, क्योंकि आप ना करने वाला इंसान अब कुछ ट्राई करना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रहा है मसल्स को, एंड आई एम ओके। और सेलेब्स का वर्कआउट प्लान किस तरह से आप बनाते हैं, मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, उनके स्केड्यूल पे? उनके स्केड्यूल पर और उनका जो भी कैरेक्टर है, जो उस कैरेक्टर की डिमांड है। आपको लीन दिखना है, आपको बल्की दिखना है, आपको एजेड दिखना है, आपको फ्रेश दिखना है, आपको यंग दिखना है, तो उन चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हमारे वर्कआउट पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। फैट लॉस करने का सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आजकल इंडस्ट्री में और सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन हो? सी बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, जैसा कि आज की डेट में GLP-1 सेमाग्लूटाइड, जो आपका मुंजारो और ओजेम्पिक, या तो ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जो कि शायद इतना ज्यादा जरूरत नहीं है लोगों की। इफ यू आर फ्रेश, यू आर एक्टिव, यू आर एबल टू परफॉर्म, इफ यू कैन कंट्रोल द डाइट, आई थिंक दैट्स द फाइनेस्ट वे टू बिकम मोर हेल्थियर एंड फिटर। लोग जो ये शॉर्टकट्स ले रहे हैं, उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि दे आर चूजिंग द मोस्ट बैड ऑप्शन फॉर देम सेल्फ। बिकॉज ये करता क्या है, ये आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है, आपको भूखा रहने में सपोर्ट करता है, आपका आपको हमेशा फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, जिसकी वजह से आप नहीं खाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर लूजिंग मसल, यू आर लूजिंग ऑल द चार्म फ्रॉम योर फेस, यू आर लूजिंग ऑल द कोलेजन। और भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस? देखिए, आपको अल्सर्स होने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है, आपको नोजिया फील होता है, एक सडन डिप इन एनर्जी रहता है, आपका सैगिंग, स्किन सैगिंग के बहुत ज्यादा चांसेस आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर स्टार्विंग द सिस्टम, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन दैट योर बॉडी नीड्स टू सर्वाइव, टू फ्लरिश, टू नरिश, टू रिकवर, टू रिपेयर, टू बिल्ड। वो सब नहीं मिल रहा है, तो एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू लुक एजड। योगेश, ये कैसे पता लगता है कि अच्छा ये ओजेम्पिक करा रखा है और ये नेचुरल है? कुछ भी मत करिए, उसके उसका पास्ट देख लीजिए और प्रेजेंट देख लीजिए, उनका एनर्जी लेवल, उनका बात करने का तरीका, उनका उठने बैठने का तरीका, उनका फेस, अगर वो शाइन कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज एक्चुअली वर्कड ऑन हिज और हर फिटनेस। उन्होंने एक अच्छा डाइट लिया, उन्होंने एक अच्छा वर्कआउट किया है, उन्होंने एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड किया है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप देख लीजिए, वो एजेड लग रहे हैं, वो बहुत कर रहे हैं। और आप जज करने के लिए, जैसा मैंने कहा, आप ये चीजें देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन। आई वाज लाइक कि उनके पास ट्रेनर्स है, कोच है, अच्छा जिम है, डाइट्स अच्छी है, सब कुछ है, बट फिर भी ड्राइव, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, दैट जील ऑफ गेटिंग फिटर, उसकी कमी है। एंड आई फील कि इसमें कहीं ना कहीं जो भी प्रोफेशनल्स हैं, दोज हु आर वर्किंग अराउंड देम, उनकी भी कमी है, क्योंकि दे वांट टू गेट दोज क्लैप्स फॉर देयर वर्क इन अ वेरी इजियर मैनर। क्योंकि अगर आप एक अच्छे कोच की बात करेंगे, उसको किसी को भी ट्रांसफॉर्म करने में एटलीस्ट 4 महीने, 3 से 4 महीने लगते हैं। लेकिन अगर किसी को ओवरनाइट सक्सेस दिखाना है अपना, कि मैंने अपने क्लाइंट को 20 किलो या 15 किलो एक महीने में लॉस करा दिया, देन दे ट्राई एंड पुश दीज काइंड ऑफ स्टफ, और वो उनकी लाइफ भी खराब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाहवाही के चक्कर में दे मिसगाइड देम। अच्छा, आपने कंगना रनावत के साथ भी काम किया है, उनके साथ काम करना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? सो कंगना के साथ में जितना भी काम किया वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा टाइम था और बहुत चैलेंजिंग भी था। क्योंकि कंगना की जब से मैंने ज्वाइन किया, हर मूवी एक अलग पैटर्न में बनी है। उनका कैरेक्टर हर बार एक अलग डिमांड के साथ में आया, चाहे वो पंगा हो, धाकड़ हो, तेजस हो, फलाईवी हो, तो हर मूवी में उनका बॉडी टाइप, उनका लुक बिल्कुल पिछली वाली से अलग था। तो इसीलिए वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही और बहुत चैलेंजिंग इसलिए रही क्योंकि हमें टाइम कम मिलता था फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन आई एम सेइंग टाइम कम मिलता था, इसका मतलब ही नहीं कि हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 2 महीने में की है। टाइम कम मिलता था का मतलब ये होता है कि आप हमेशा एक इंसान को ऑन हॉट प्लेट रख रहे हो,
यार अब ये खत्म, अब ये टास्क चालू, ये टास्क खत्म, अब ये टास्क चालू। तो कहीं ना कहीं एक इंसान मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट भी होता है, इसीलिए वो चैलेंजिंग था। अदरवाइज तो विद गॉड्स ग्रेस हम कभी फेल नहीं हुए, चाहे वो धाकड़ हो या वो थलाई भी हो कभी या ऐसा पंगा नहीं हो। हुआ कि करना भी बहुत पुश करना पड़ा हो कि प्लीज यार आज ये नहीं खाना है, प्लीज नहीं नहीं, लाइक दैट? नहीं नहीं, इन दैट केस आई फील मैं बहुत, इट वाज अ वेरी गुड जर्नी एंड अ गुड एक्सपीरियंस। शी इज वेरी ड्रिवन, वेरी प्रोफेशनल। और बेस्ट पार्ट क्या है, उनको पता है इतने साल काम करने के बाद कि अगर उनको ऐसा कैरेक्टर दिखाना है तो उनको ये प्रोसेस में रहना पड़ेगा। इफ दे विल चीट, दे आर नॉट गोइंग टू रीच ओवर देयर। तो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स नोज दैट। तो इसीलिए हमारा वो वाला जो जोन है, वो वाला जो पार्ट है, वो थोड़ा सा इजी रहता है, वो उतना चैलेंजिंग नहीं रहता है। अच्छा, एक जगह मैंने आपका एक इंटरव्यू में सुन रही थी और उसमें आपने एक इंसिडेंट बताया था कि कोई एक्टर था जो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता था, आपकी गाइडेंस में वर्कआउट करना चाहता था, बट आपने उसको मना कर दिया था। तो वो क्या वजह रही थी? देखिए, एक्टर को मैंने मना नहीं किया। ओके। एक्टर बहुत अच्छा इंसान थे। ओके। मेरा सिर्फ एक बार मिलना हुआ है, जिस दिन मैंने उनको ट्रायल दिया था, और उसके बाद से मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ। इनफैक्ट वो चाहते थे कि मैं उनको ट्रेन करूं। ओके। लेकिन क्या होता है, जैसा मैंने कहा, हमारे आसपास की मशीनरी जो है, जो एक्टर्स के आसपास की मशीनरी जो होती है, वो उसके लिए काम करती है। तो उसी मशीनरी के कुछ एक पार्ट थे जो कहीं ना कहीं थोड़े से खराब थे, जिसकी वजह से वो एसोसिएशन नहीं हो पाई। तो इसीलिए मैंने वो प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया था, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन एक्टर के लिए, उन्होंने मेरे से थोड़ा सा गलत बात करी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी एज अ प्रोफेशनल। तो मैंने तब मना किया था। क्या मैं जान सकती हूँ वो एक्टर कौन था? सुशांत सिंह राजपूत थे। ओके। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये धोनी मूवी के लिए हुआ था। तो मुझे इवन नीरज पांडे के ऑफिस में बुलाया गया और मुझे डेट्स दी गई कि आपको 4 महीना सुशांत को ट्रेन करना है, उसके लिए आपको इनके साथ ट्रैवल भी करना पड़ेगा। एंड ये तब हुआ जब सुशांत ने मुझसे ट्रायल लिया, बिकॉज मैं अंकिता लोखंडे को ट्रेन करता था। तो उसी दौरान मेरा इनसे मिलना हुआ, इन्होंने ट्रायल लिया, इन्होंने प्रोडक्शन को बोला यू जस्ट ऑन बोर्ड हिम फॉर दिस प्रोजेक्ट। फिर वहां से जो जिस इंसान ने मेरे साथ कम्युनिकेट किया, उन्होंने थोड़ी सी गलत बात करी प्राइसिंग को लेकर, फी स्ट्रक्चर को लेकर। तो मैंने मना कर दिया था। और जहां तक मुझे पता है कि सुशांत को कभी पता ही नहीं चल पाया कि वजह क्या रही। कभी भी नहीं पता चल पाया। तो आई विश कि मैं उन्हें ट्रेन कर पाता, बट यस। तमन्ना भाटिया जो आजकल सबकी क्रश है, आई एम श्योर सबकी ही क्रश है, तो उनको भी आपने ट्रेन किया है। उनको ट्रेन करना कितना अलग था? देखिए, तमन्ना बहुत ड्रिवन है, बहुत फोकस्ड है और हार्ड वर्किंग है। होता क्या है कि इन लोगों की कमिटमेंट की वजह से इनका ट्रैवलिंग बहुत होता है, और अनफॉर्चुनेटली और मैं उनके साथ में ज्यादा ट्रैवल आज तक एक्चुअली ट्रैवल कर ही नहीं पाया। सीक्रेट क्या है उनकी इतनी ग्लोइंग स्किन का? दैट मैटर्स द मोस्ट, और ये बात हर किसी को समझनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, गुड डाइट एंड अ गुड माइंडसेट। You have to be happy all the time about your circumstances, about your environment, about the situations around you. हम लोग बहुत जल्दी ना सिचुएशंस को ब्लेम कर डालते हैं। उस इंसान को मैंने कभी क्रिप करते हुए नहीं देखा कि यार ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा। कई बार हम लोगों को सुबह 4 बजे, 4:30 बजे वर्कआउट करना पड़ता था। तो उनका सिर्फ ये होता था व्हाट टू डू, वी आर इन द प्रोसेस, हमें ये करना ही है। तो जब आप अपने सिस्टम को ये बताते हैं कि ये अच्छा है, तो आप ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं नो मैटर व्हाट। और जैसे ही आप अपने सिस्टम को ये बताते हैं यार ये लाइफ बेकार चल रही है, आपका एनर्जी लेवल एकदम से चेंज हो जाता है, आपका मोटिवेशन चला जाता है, आपकी जो जील है, जो ड्राइव है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। फिर 5 kg लिफ्ट करना भी आपके लिए पहाड़ जैसा हो जाता है। तो माइंडसेट बहुत मैटर करता है, और उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है। उनको पता है उनकी लाइफ में उन्हें क्या चाहिए, एंड दैट्स हाउ शी इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड एंड शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के दिमागों में कि हमें 1.5 घंटा वर्कआउट करना चाहिए या 2 घंटा वर्कआउट करना चाहिए या 1 घंटा करना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, कैलोरीज बर्न करना और अपने सिस्टम को चैलेंज करना। जब मैं 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, हर इंसान को 2 घंटा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटा वर्कआउट कर कौन रहा है? वो कपिल शर्मा कर रहे हैं, और वो 2 घंटे का पैटर्न डिफरेंट है। 10-15 मिनट तो सिर्फ हम इसलिए मूड बना रहे हैं,
हम सिर्फ थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, हाथ मूव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उनको उस जोन से, जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लोगों को उस दुनिया से बाहर लाना जिस दुनिया में उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो वो माइंड प्रिपेयर करना कि यस, अब हम इस तरफ आ चुके हैं, इस चार दीवारी में या इस एरिया में हम परफॉर्म करेंगे, और वो मोर देन मेंटल इज गोना बी फिजिकल एफर्ट। तो वहाँ टाइम जाता है, कई बार इस चीज़ को ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर उनका जो वर्कआउट है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। मतलब इसका कोई हार्म नहीं है अगर हम ज्यादा हो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपका रेस्ट पूरा है, आपका डाइट पूरा है, आपके हार्मोन्स ऑन चेक हैं, आपका ब्लड वर्क तरीके से हो रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि अगर 2 घंटे से ज्यादा कर लिया तो बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो सब बुलशिट। बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देखिए जितने एथलीट्स हैं, अभी लोग ये बात नहीं समझ पाते, जितने भी एथलीट्स हैं वो लोग दिन में 4 से 6 घंटा वर्कआउट करते हैं। चाहे वो कोई भी आप फुटबॉलर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा उसको चैलेंज कर रहे हैं टू अचीव समथिंग। द सेम कम्स फॉर अस ऑल्सो एज अ ह्यूमन। जो ये 1 घंटा 45 मिनट या सवा घंटे के वर्कआउट का पैटर्न बना है, ये किस बेस पर बना है कि आपकी लाइफ इससे ज़्यादा टाइम आपको अलाउ ही नहीं कर रही है। सेम गोज विद दीज पीपल ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हर रोज हम 2 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, कई बार 40 मिनट्स का ही टाइम होता है, तो हम एक बहुत शॉर्ट हाई इंटेंसिटी बर्स्ट कर लेते हैं, वो भी हमारा वर्कआउट होता है। उस दिन हम उस वर्कआउट को उस तरीके से लेते हैं। जब हमारे पास टाइम की लग्जरी है तो मैं उन लोगों को बिठाता हूँ, समझाता हूँ, कराता हूँ। कूल डाउन में हम आराम से टाइम देते हैं, क्योंकि रोज हमारे को वो टाइम लग्जरी नहीं होती है, तो उस हिसाब से मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता हूँ। अच्छा, सेलिब्रिटीज में से आपका फेवरेट क्लाइंट कौन है जिसके साथ आपको पर्सनली बहुत मजा आता हो वर्कआउट करने में? ऐसा ऐसा एक कोई नहीं, होगा तो बिल्कुल। कोई एक तो होगा। कोई भी नहीं। अच्छा, बुरा मान जाएंगे आप इसलिए बता नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, मैं जिस भी क्लाइंट के पास जाता हूँ, मेरी उस वो 2 घंटे या 3 घंटा जो भी मेरी कमिटमेंट है, मेरी दुनिया सिर्फ वो इंसान है। तो मेरे लिए हर क्लाइंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड नो मैटर वो एक्टर है या वो कोई कॉरपोरेट है या वो कोई पेशेंट है जो मेरे पास रिहैबिलिटेशन के लिए आया है। इवन मैं एक बच्चे को ट्रेन करता हूँ जो कि गुजरात टीम में, क्रिकेट टीम में अंडर 14 में खेल रहा है, तो मैं उसको भी वैसा ही ट्रेन करता हूँ। बिकॉज एंड ऑफ द डे दे आर कमिंग टू मी विद अ होप कि हम यहाँ से कुछ बन के, कुछ अचीव के करके, कुछ जो हमारा गोल है उसको अचीव करके जाएंगे। सबसे ज्यादा डेडिकेटेड क्लाइंट कौन है? डेडिकेटेड कंगना, सोनू सर, सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड ये है। बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा एक क्या बताऊं मैं आपको, जैसे कंगना की बात की जाए तो हम लोग वर्कआउट करते थे, उसी के बीच में कई बार इंडस्ट्री की बातें हो जाती हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक सेशन तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया था, बिकॉज शी स्टार्टेड डूइंग द मिमिक्री ऑफ लॉट मैनी एक्टर्स, या बॉलीवुड एंड इवन हॉलीवुड। तो वो सेशन मैं आपको बता नहीं सकता। उस दिन सिर्फ मैं हंसा हूँ और कंगना ने सिर्फ मिमिक्री की है। वो सेशन ऐसा था। तो कहीं ना कहीं वो एक बॉन्ड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एज अ प्रोफेशनल, जहाँ आपका क्लाइंट आपके साथ में वो रह पाए जो वो सारी दुनिया के आगे शायद रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। वर्कआउट करने से हार्ट अटैक आता है, ये बहुत ज़्यादा हर जगह सुनने के लिए मिलता है। पता नहीं इसमें कितना सच है कितना नहीं है, बट कहा जाता है कि अच्छा, ये जिम में वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता था, हैवी लिफ्ट करता था, बहुत ज़्यादा वेट उठाता था, तो इस वजह से इसको हार्ट अटैक आ गया। तो इज़ इट ट्रू कि ऐसा हो सकता है? एक अच्छा नेशनल या इंटरनेशनल एथलीट अगर आप उठाकर उसका सिर्फ हार्ट रेट चेक करेंगे ना, आई कैन गारंटी यू उसका हार्ट रेट 65 से नीचे आएगा। वो क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने अपने हार्ट को इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया है कि अब उनके हार्ट को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती टू पंप दैट लेवल ऑफ ब्लड जो कि हमारे नॉर्मल लोगों को ज़्यादा एफोर्ड करना पड़ता है। तो किस इंसान का हार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक है? वो इंसान जो ज़्यादा एक्टिव है, उस इंसान का हार्ट स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा हेल्थी है। अब ये जो प्रॉब्लम आई है एकदम से कि वर्कआउट करने से हार्ट अटैक आता है, वो आता कहाँ से है? वो आता है हमारा अर्बन लाइफस्टाइल, हमारा वो लाइफस्टाइल जिसमें कि
हम अपनी बॉडी से उसकी लिमिट से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम 7 घंटा सोने को प्रेफरेंस नहीं दे रहे। हम मैं कहूँगा मेंटल हेल्थ को प्रेफरेंस नहीं दे रहे। हम लोग स्ट्रेस इतना ज़्यादा पाल के बैठे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, पर्सनल हो या फैमिली का स्ट्रेस हो। कितने तरीके के स्ट्रेस हैं, उस चीज़ पर हम कोई भी बात नहीं कर रहे। हम ब्लड वर्क पर ध्यान नहीं दे रहे। एक बहुत सबसे ज़्यादा गलत जो आजकल कल्चर चेंज हुआ है, दैट इज़ ऑनलाइन बाइंग। आप 30 सेकंड में आपके दिमाग में आता है कि आपको समोसा खाना है, नेक्स्ट 30 सेकंड में आप ऐप से ऑर्डर करते हैं एंड नेक्स्ट 30 मिनट्स में वो आपके पेट में होता है। मतलब विद इन 31 मिनट्स जो चीज़ आपने सोची वो आपके पास आ गई, आपने खा ली। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें सोचने का मौका ही नहीं मिला कि वो हमारे लिए कितना हेल्थी है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मिला जुला कर ये हमारी बॉडी को ओवर बर्डन कर रही हैं। तो वो वर्कआउट नहीं है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो रीज़न ये हैं अनहेल्थी ईटिंग, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, लैक ऑफ ब्लड वर्क, लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। जो आज की डेट में कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, एवरीवन इज स्क्रॉलिंग। 4 लोग बैठे हैं, चारों के पास अपने फ़ोन है, वो बात नहीं कर रहे, दे आर नॉट शेयरिंग। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमें एक अनहेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रही हैं, दैट इज़ द मेजर रीज़न। योगेश, अभी आपने बोला कि ये सोशलाइजिंग और सोशल मीडिया एंड ऑल ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो बहुत से वर्कआउट और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं सो कॉल्ड फैंसी वर्कआउट, जो लोग देखते हैं अच्छा इंस्टाग्राम पे, ओके ये थोड़ा अलग है, ये डिफरेंट है, ये करते हैं, ये हमें ज़्यादा इफेक्ट होगा हमारी बॉडी का। तो क्या वो सही है करना विदाउट एनी गाइडेंस? कभी भी सही नहीं है। इसको इस तरीके से समझिए, अगर आपके पास आपने कोई एक रील देखी, उसमें कोई कोई ऐसी चैलेंजिंग चीज़ कर रहा है जिसको शायद उसको करने में 3 महीने का प्रिपरेशन लगा है, और आप अगर आज आपने देखा है विदाउट नोइंग द प्रोसेस अगर आप वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि अब आपको इंजरी होगी, और अगर आप बच भी गए तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि अच्छा हम सिंपल डेडलिफ्ट कर रहे हैं और वही हम किसी और तरीके से कर रहे हैं बट मोटिव वही है, तो वो सिंपल डेडलिफ्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगी। डेडलिफ्ट आप कैसे भी करिए, रिस्की ही है। तो जैसा आपने, क्योंकि आपने ये डेडलिफ्ट वर्ड चूज किया, अगर आप मुझे बोलते पुशअप कर रहे हैं, मैं कहता कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, आज नहीं तो कल आप कर पाएंगे, नी पुशअप की प्रिपरेशन में आप कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू डेडलिफ्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट एक्सरसाइज। तो अगर आपको वो करनी है तो उसकी प्रिपरेशन, उसका प्रोग्रेशन, उसकी एक एक जो तरीका है वो आपको सीखना, समझना और इवैल्यूएट करवाना व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए, आपको लगा कि आपने डेडलिफ्ट ढंग से कर ली है, उसको जज कौन कर रहा है? सिर्फ आप ही जज कर रहे हैं कि इतना वेट मुझे ज़मीन से उठाना था, ठीक है, वो मैंने उठा लिया। दैट इज़ नॉट डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में आपको अपने कोर को एंगेज करना है, बैक को आर्च करना है, अपने ग्लूट को, अपने हैमस्ट्रिंग को कनेक्ट करना है। तो बहुत सारा इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज। तो इसीलिए यू नीड अ प्रोफेशनल गाइडेंस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ जो आप नेट पर देख रहे हैं उसका प्रोग्रेशन ज़रूर प्लान करें और अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को पहचानें और उसको धीरे धीरे उस पर वर्क करके तब वो चीज़ ट्राई करें। बहुत से लोगों की वर्कआउट करते हुए सांस फूलने लगती है, तो ये क्या कोई सिम्टम होता है कि हमारी हेल्थ इश्यूज है या फिर ये कॉमन है? देखिए, बहुत सारी एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज लाइक थ्रस्टर्स, बर्पीज, माउंटेन क्लाइंबर्स, इंचवॉर्म्स, ये अगर आप करेंगे फर्स्ट टाइम 3 रिपीटेशन में आपकी सांस फूल जाएगी, बिकॉज इट इज़ टेकिंग टू मच फ्रॉम योर सिस्टम और इसमें मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व हैं। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने की वजह से आपकी सांस फूलना जायज़ है। सांस फूलने का मतलब है आप उस एक्सरसाइज के लिए उस नंबर के साथ में प्रिपेयर्ड नहीं है। अच्छा, इससे ये मतलब नहीं है कि आपका अच्छा हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है जो आपकी सांस फूल रही है? देखिए, वो तो आप कभी भी जब जिम में जाते हैं, हम आप एक देखेंगे फिजिशियन अप्रूवल फॉर्म होता है जो मोस्ट ऑफ द जिम्स आर गेटिंग साइंड बाय द क्लाइंट। उसमें कहा क्या जाता है कि आप अपनी बॉडी को चेक करवा के, टेस्ट करवा के आए हैं। तो अगर आपको लगता है कहीं पर भी आपको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है एंड फॉर दैट रीज़न, फॉर दैट पर्पस यू आर ज्वाइनिंग द जिम, आप अपना ECG करवाइए सबसे पहले कि आपको अपनी हार्ट कंडीशन पता चले।
आफ्टर दैट ओनली अगर वो ठीक आता है तो आप जिम जा सकते हैं। एंड दैट टू मेरा बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है टू एवरीवन। हम लोग 6 महीना ट्राई करने के बाद, फेल होने के बाद, डीमोटिवेट होने के बाद पर्सनल ट्रेनर को हायर करते हैं। सिर्फ यस, बेटर है सिर्फ 1 महीना, 2 महीना भी नहीं हो सकता तो 1 महीना, पहला महीना आप अपने पर्सनल ट्रेनर को हायर करिए। करते हैं आजकल के, अच्छा हमारे पास कोई ट्रेनर नहीं है, हम यूट्यूब खोलते हैं और उस पे लिखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा क्या क्या लिखा है, क्या क्या बोल रहा है, वर्कआउट कर लेते आपने उसको ऑब्जर्व किया, जब आप कर रहे थे आपको किसने ऑब्जर्व किया? हैं। राइट, किसी ने किसी नहीं। ने नहीं। हाँ, हम लोग बचपन से लेकर जब तक हम पढ़ाई करते हैं पूरे साल हमको लगता है हम बेस्ट स्टूडेंट हैं, हमने जो पढ़ लिया हमें याद हो गया। हमारा इवैल्यूएशन होता कब है? जब हम एग्जाम देते हैं और उसका रिजल्ट आता है। तो तब तक हमको सबको लगता है हम तो 90% लाएंगे, आते कितने हैं? That matters the most. The same way, we need someone to judge us, to evaluate the form कि हम कितना सही कर रहे हैं और उसकी करेक्शन साथ साथ करवा दे। तो फर्स्ट मंथ अगर आप अपना ट्रेनर हायर करते हैं, आपका जो जर्नी है एक अच्छा प्रोफेशनल वो इजी कर देगा। आपको एक अच्छा डाइट बताएगा, आपको एक अच्छा वर्कआउट बताएगा, आपको एक अच्छा सप्लीमेंट अगर आपको चाहिए वो बताएगा, आपको कौन सी डाइट आप पर वर्क कर रही है शायद वो सजेस्ट कर देगा कि देखिए कल आपने इतना प्रोटीन लिया था, आज आप ब्लोटेड लग रहे हो, या कल आपने प्रोटीन लिया था, अगर आपको आज कोई प्रॉब्लम हो रही है प्लीज टेल मी, आई विल टेल यू हाउ टू रेक्टिफाई इट। ये सब आप कहां जाके ढूंढेंगे? क्योंकि आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, वहां आपको 5 तरीके के आंसर आएंगे, फिर आप एक नया ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस में फंस जाएंगे। बेटर क्या है? रोज रोज वो एक ट्रायल एंड एरर से अच्छा है एक प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड, एडुकेटेड प्रोफेशनल हायर करना और अपनी जर्नी को स्मूथ बनाना। मेरे जिम में कुछ लोग आते हैं, ये उनका क्वेश्चन था और मे बी थोड़ा फनी भी है, बट लोगों के दिमाग में रहता है कि वर्कआउट अगर करते हो और डाइट करते हो, प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेते हो, प्रोटीन लेते हो, तो उससे हेयर ग्रोथ ग्रोथ कम हो जाती है, बाल उड़ने लगते हैं। ये सच है? हमारे बाल किस चीज पर डिपेंड करते हैं? दैट इज प्रोटीन। हमारे सिस्टम में सारा वेर एंड टेयर का सबसे बड़ा जो रिप्लेनिश करने का, रिकवरी करने का सोर्स है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन से बाल झड़ नहीं सकते हैं। आपको कोई और प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्रोटीन लेते हैं कहीं ना कहीं आपका जो गट है वो हेल्थी नहीं है, आपके गट बैक्टीरियाज आर नॉट ऑन पॉइंट। उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। हम बीमार होते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, हर कोई ले लेता है। हम लोग खाना जितना खा रहे हैं वो प्रोसेस फूड है, उसके अंदर अगेन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब डला हुआ है जो हमारी गट लाइनिंग को खराब कर रहा है। हमारी बॉडी में उतने हेल्थी बैक्टीरियाज हैं ही नहीं, और उसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो वीक हो जाता है। जब वो डाइजेशन वीक होता है, इन डाइजेशन की वजह से गैस्ट्रिक होती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है या डायरिया होता है। इन सब वजह से हमारा प्रोटीन जो है वो ढंग से डाइजेस्ट ना होने की वजह से वो न्यूट्रिशन जो हमने अपनी बॉडी को देने की कोशिश की थी वो सिस्टम में गया ही नहीं, वो बालों तक पहुंचा ही नहीं। इनफैक्ट और ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हुआ। अच्छा, अब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं योगेश। बहुत से लोग होते हैं जो फूड के थ्रू प्रोटीन इनटेक लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो पाउडर के थ्रू लेते हैं, तो वो कितना सेफ होता है? एक अच्छी कंपनी का रिलायबल सोर्स से खरीदा हुआ और कैलकुलेटेड क्वांटिटी में लिया हुआ सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट करता है। नुकसान सिर्फ इतना हो सकता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनमें से कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो शायद आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको नुकसान हो सकता है, या फिर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है वो एग्रीवेट हो गई, लाइक किडनी प्रॉब्लम या लिवर प्रॉब्लम या कोई गट इशू, उस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज प्रोटीन पाउडर का कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक चीज और, जो लोगों का कहना है, जो लोगों की समस्या है कि हम जब प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, इनटेक हम ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो हमारे मुंह में से स्मेल आती है या पेट खराब रहने लगता है। उसकी क्या वजह होती है? इंडाइजेशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडाइजेशन की है। मुंह से स्मेल आना इज अ वेरी बेसिक थिंग कि आपके सिस्टम में जो भी है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो चैनलाइज नहीं हो रहा है। द सिस्टम इज नॉट गेटिंग क्लीन, इट्स द फूड इज नॉट गेटिंग एक्सक्रीटेड प्रॉपरली। दैट इज द मेजर रीजन, नथिंग एल्स। Eat lot of fibers, add good fats to your food, make sure आप किसी तरीके का
प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक अपने फूड में ऐड करें। हम लोगों ने लैक्टोज के नाम पर दही को कट कर दिया है, लेकिन देयर आर डिफरेंट थिंग्स। आप कांजी बना लीजिए, सिंपल। आपको प्रोबायोटिक्स वहां से मिल जाते हैं, गुड बैक्टीरिया जो आपके गट को हेल्थी और अच्छा रखेंगे, आप वो ले लीजिए। आप क्या कहते हैं, वाटर इनटेक पर ध्यान दीजिए, आपका फाइबर इनटेक पर ध्यान दीजिए, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हम्म। अच्छा, बहुत से लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हैं, हमारा प्रोटीन सोर्स भी ठीक है, बट तब भी हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है। गेन नहीं हो रहा है। सी, गेन होना मतलब मसल गेन। मसल गेन में कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसा मैंने कहा, रेस्ट फॉर रिकवरी, good diet for muscle building, good hormones to keep your system, to keep your organs on point, to let them perform on point optimally। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। एंड above all, staying away from the stress which is not easy these days। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप अच्छा सो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रेस आउट हैं, आपके लिए मसल गेनिंग विल बिकम अ टास्क। योगेश, एक क्वेश्चन मेरा जो सभी के मन में रहता है, स्पेशली मेल्स के, स्टेरॉइड्स लेते हैं लोग, शॉर्टकट चाहिए कि अच्छा ठीक है, बॉडी नहीं बन रही है, मजा नहीं आ रहा है, ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, बॉडी अच्छी दिखेगी। तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है या फिर नहीं, ठीक है अभी ले लिया, कुछ टाइम तक नहीं लिया तो चलेगा? देखिए, कोई भी चीज अगर आप बॉडी में डाल रहे हैं और वो ऑल ऑफ अ सडन आपको रिजल्ट दे रही है, मोस्टली वो कर क्या रही है आपकी बॉडी में। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेल बॉडी एक दिन में 6 से 8 mg टेस्टोस्टेरोन बनाती है। एंड व्हेन इट कम्स टू स्टीरॉयड, चाहे वो आज की डेट हो या पहले की हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रैक्टिसिंग 500 mg पर वीक दे आर इंजेक्टिंग। तो आप हिसाब लगाइए, पर डे उसका जो रेशियो है जो वो डाल रहे हैं वो कितना ज्यादा है। वंस यू विल कीप ऑन पुटिंग दिस काइंड ऑफ स्टीरॉयड इन योर सिस्टम, आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाता है, क्योंकि अब उसको 6 mg की जरूरत नहीं है, उसको रोज 65 mg मिल रहा है या 70 mg मिल रहा है। तो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन समवेयर योर सिस्टम इज बिकमिंग मोर डिपेंडेंट टू दिस। अब जब आप वो बंद करेंगे, तब सिस्टम होता है क्रैश, क्योंकि अब आपको 6 to 8 mg आपकी बॉडी के लिए कहीं पर भी वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी आपकी बॉडी को आदत हो गई 65 और 70 mg की। तब फिर सिस्टम होता है ड्रॉप और आपका मसल जाता है, होता है मसल लूज होता है। तो जब तक हम ले रहे हैं यस, steroids, यस, वो ठीक है, यस, जब हम नहीं लेंगे तो वो मसल लॉस होगा। मसल लॉस होगा और इवन माइनस में चला जाएगा, क्योंकि अब आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। काफी ज्यादा देखी भी है कि स्टेरॉइड्स लेने के बाद जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, इंटरनल जो चीजें हैं, किडनी फेलियर हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, ये भी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि अगेन, आप जब वेट गेन ऑल ऑफ अ सडन होता है तो आप करते क्या है, आप ओवर ईटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं कैलोरीज ज्यादा डालते हैं, तो आपके लिवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। आपका जब आपका वेट बढ़ता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है, आपके किडनी पर लोड आता है। ठीक है, आपकी किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, आपके हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। जब हर चीज अपनी लिमिट से ज्यादा वर्क करेगी, तो ऑटोमेटिकली या तो वो एग्जॉस्ट होगी या वो खराब होगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग इस बारे में कम सोचते हैं, वो शॉर्ट टाइम रिजल्ट्स के चक्कर में, स्टीरॉयड के चक्कर में फंस जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे लैंड अप इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। जब लोग वर्कआउट करने जाते हैं तो प्री वर्कआउट क्या लेना है, ये थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोग वो समथिंग लाइक केमिकल और आई डोंट नो, क्रिएटिनिन, आई गेस तो यही नाम है, और कुछ लोग ग्लूकोन डी लेते हैं। तो क्या फायदा है या क्या नुकसान है दोनों को लेने में? देखिए, ग्लूकोन डी का कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन ये हर किसी को जरूरत नहीं है। ग्लूकोन डी किन लोगों के लिए जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, शाम को थक कर आए हैं, उनको शायद मील लेने का टाइम नहीं मिला और उनके एनर्जी सोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो चुके हैं। दैट टाइम यू आर पुटिंग लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अलोंग विद द दिस ग्लूकोज, वेयर यू आर गेटिंग लिटिल कैलोरीज, जो आपको एक इंस्टेंट बूस्ट देती है। और रही क्रेटिन की बात, क्रेटिन हमारी बॉडी में बनता है, बट हर कोई उतना नॉनवेज नहीं खाता है, बिकॉज इसका मेजर सोर्स जो है वो नॉनवेज है। तो हमें 5 ग्राम पर डे ले सकते हैं, इट्स सेफ एंड इट्स हेल्थी। यस, तो आप लीजिए। कई लोगों को क्रेटिन मोनोहाइड्रेट लेने से वाटर रिटेंशन होती है, तो वो क्या कर सकते हैं,
वो क्रेटिन HCl ट्राई कर सकते हैं, जिसकी लोडिंग की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी भी कम लगती है, 2 ग्राम पर डे इज मोर देन इनफ, और उससे वाटर रिटेंशन नहीं होती. यू विल स्टे लीन एंड शार्प ऑल द टाइम एंड इट विल हेल्प यू टू गेन मसल, एंड एट द सेम टाइम आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को भी हेल्प करता है. या हमें वाटर इनटेक कितना लेना चाहिए पूरे दिन में? A normal human being should take 3 liters. A active one should take at least 3.5. A hardcore one should take 4+ liters every day. Yeah. Yes. योगेश, ऐसे मेरे सवाल तो बहुत है, वो खत्म ही नहीं होंगे, बट अब ठीक है, एक रैपिड फायर राउंड हम करते हैं. आपको 1 वर्ड में आंसर देना है और मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी. आर यू रेडी? ओके. सो प्री वर्कआउट और ब्लैक कॉफी? प्री वर्कआउट और ब्लैक कॉफी? Avoid both. अवॉइड बोथ? Yeah. ओके. Because अभी एक वर्ड में से कितना ही बोलते हैं. Avoid both. ठीक है. 3 AM क्रेविंग, चीट इट और बीट इट? If you are up till 3, नहीं, लेकिन एक वर्ड में हाउ कैन आई जस्टिफाई, बिकॉज देर इज अ सिचुएशन. सी व्हेन इफ यू आर, हाँ, सो इफ यू आर अप टिल 3 देर इज अ रीजन. अगर आपका रीजन है, आपका काम है, तो आप खा लीजिए प्लीज, क्योंकि अगर आपको और काम करना है. बट अगर आप 3 बजे आपको क्रेविंग हो रही है क्योंकि आप गेम खेल रहे थे या कोई सीरीज देख रहे थे, सो इट्स बेटर गो एंड रिकवर, better go for sleep instead of watching something which is not going to help you in your life. Yeah. Okay. Most overrated Instagram trend? There are many, but those fat diets like keto and all, avoid it. And anything which is working for others is not necessary that it's going to work for you also. Dumbbells or cables? Cables. Because उसमें consistent resistance है. यहाँ डंबल लिफ्टिंग में the way you will change the angle, the resistance will change. So consistently, if you want that resistance to be there, cables are better. Dream gym partner? Sorry. Dream gym partner? Dream gym partner? Anyone. Whoever is motivated, I would love to train with the person. One fitness rule you break sometimes? I do cheat meals, and I prefer I suggest everyone to do it maybe in 15 days or a month. It's gonna help you to stay consistent, and it's my way of keeping my people consistent. Protein bar, it really works or scam? A good protein bar with less sugar and carbs is going to help you, but not all the protein bars. Rice or roti? Rice are easy. Roti is nowadays, like, people are going to get confused because of the gluten. If it's a nachni roti, anytime, but otherwise white rice. ओके. थैंक यू सो मच योगेश, अपना टाइम हमें देने के लिए, हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए. तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई क्वेश्चन है या आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए, तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं. फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, आपसे बात होगी. शुक्रिया.